पहले ये, फिर ये, क्योंकि जब जब इसे देखा गया तब तब पृथ्वी पे भारी तबाही हुआ। क्या इसके पीछे कोई लॉजिकल या साइंटिफिक रीजन है? 2025 में 9 फरवरी को इस ऑर्फिस को देखा जाता है। फिर 2025 में 28 मार्च को ये भारी तबाही, भूकंप, अर्थक्वेक, काफी तबाही म्यांमार में और थाईलैंड में 7.7 मैग्नीट्यूड के रफ्तार से भूकंप आते हैं और भारी तबाही मचाते हैं। क्या इस ऑर्फिस के पीछे क्या लॉजिकली या साइंटिफिकली कोई रीजन है? क्योंकि जब जब ऑर्फिस को देखा गया है पृथ्वी पे भारी अर्थक्वेक या सुनामी हुआ है। इस ऑर्फिस को डूम्सडे फिश भी कहा जाता है। डूम्सडे फिश मतलब सुनामी, भारी तबाही, खतरे का घड़ी। सवाल तो ये उठता है इस ऑर्फिस को डूम्सडे फिश आखिर क्यों कहते हैं? क्या इस ऑर्फिस के पीछे लॉजिकली या साइंटिफिकली कोई रीजन है? क्योंकि जापान में लोग इसे विनाशकारी फिश कहते हैं। इसलिए कहते हैं विनाशकारी क्योंकि ऑर्फिस को जब जापान में देखा गया था तब उस समय एक भारी तबाही, सुनामी, अर्थक्वेक आया था जिसके वजह से काफी ज्यादा तबाही जापान में मचा था। और शायद इसीलिए जापानी लोग इसे एक विनाशकारी फिश कहते हैं और डूम्सडे फिश कहते हैं। डूम्सडे फिश, इसका लॉजिकल कुछ अलग हो सकता है, साइंटिफिकली रीजन कुछ अलग हो सकता है, बट इसके पीछे जब जापान में 2011 में एक भारी सुनामी अर्थक्वेक 9.0 की मैग्नीट्यूड के रफ्तार से अर्थक्वेक आया था जिसके वजह से समुद्री लहर, काफ़ी हाइट वेव लहर उठा जिसके वजह से जापान में काफ़ी भारी तबाही हुआ। क्योंकि जापान में अर्थक्वेक और सुनामी आने से पहले ये कहा जाता है कि जब सुनामी आया उससे पहले जापान में लगभग 20 ऑर्फिस मरे हुए तट पे पाए गए। 2013 में कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर 2 ऑर्फिस को मरे हुए पाए गए, जो ऑर्फिस की लंबाई लगभग 18 फीट से ज्यादा थी। और हालांकि कैलिफोर्निया में इससे कोई भारी तबाही नहीं मची, लेकिन वही 2024 में लाजोला को सैंडिगो में 12 फीट लंबी ऑर्फिस को देखा गया, जो कि इसके 2 दिनों बाद ही भूकंप आती है। और वही 2025 में मैक्सिको में 9 फरवरी को इस ऑर्फिस को समुद्री तट पे देखा जाता है, जो जगह बाला कैलिफोर्निया सुर के तट पे देखा जाता है। इस ऑर्फिस को देखने के बाद 1 महीना 17 दिन के बाद ही 7.7 मैग्नीट्यूड के रफ्तार से भूकंप आता है। म्यांमार और थाईलैंड में काफ़ी भारी तबाही होता है और बड़े बड़े बिल्डिंग्स, कहीं पे तो रोड भी फट गया और कहीं पे तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान लोगों को हुआ। कितने लोग उस बिल्डिंग्स में दब के मर गए। जो म्यांमार में 144 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो जाती है और 700-750 से भी ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं। ये भूकंप जो आया था लगभग 10 किलोमीटर अंदर ज़मीन की गहराइयों तक इसकी महसूस की गई थी तीव्रता। और म्यांमार में भूकंप आया 7.7, जो कि थाईलैंड में भी इसका महसूस किया गया और लगभग 33 मंजिले बिल्डिंग भी इस 7.7 मैग्नीट्यूड के रफ्तार से भूकंप आए की वजह से गिर गया। और थाईलैंड में भी नहीं बल्कि अलग अलग कंट्री में भी, बांग्लादेश जैसे अलग अलग कंट्रियों में भी इस भूकंप की तीव्रता महसूस की गई। आखिर भूकंप क्यों आता है? भूकंप आने का रीजन होता है जब 2 टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती है, उसके वजह से भूकंप आता है, जिसके वजह से समुद्र में भी लहरें उठती है। अब तो सवाल ये उठता है कि जब जब इस ऑर्फिस को देखा जाता है तब तब एक भारी तबाही उठती है। सवाल तो ये उठता है कि क्या इसके पीछे कोई लॉजिकल या साइंटिफिकली रीजन है? क्योंकि जब इस ऑर्फिस को देखा गया तब से सोशल मीडिया और इंटरनेट पे एक तहलका मचाए हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस ऑर्फिस को देखने का मतलब काफ़ी भारी तबाही, मतलब कोई ऐसा खतरा जो पृथ्वी में मंडरा रहा है और शायद कुछ ऐसा भयानक हो सकता है जिसके वजह से पृथ्वी शायद तबाह हो जाए। और शायद कुछ ऐसे ही देखने को मिला म्यांमार और थाईलैंड में, जो 7.7 मैग्नीट्यूड के रफ्तार से भूकंप आया और लोग काफ़ी डर गए और काफ़ी भारी
कुछ मिथिकल, कुछ क्रिएचर्स समुद्र में भी रहते हैं, जिसकी वजह से ऐसा कहा जाता है कि उन्हें समुद्र से तट पे आना मतलब कि एक संदेश, मतलब एक संकेत माना जाता है जो पृथ्वी के लिए, ह्यूमंस के लिए काफ़ी भयानक हो सकता है। ऐसा कहा जाता है ओरफिश को और इस एंगलर फिश को, क्योंकि ये समुद्र के डीप में रहने वालों में से एक है। क्वेश्चन इज डैट, क्या जब इस ओरफिश को देखा जाएगा तब क्या एक भारी तूफान होगा, क्या भारी तबाही मचेगा इस पृथ्वी पे? रिसर्च के मुताबिक ये कहा जाता है इस क्रिएचर्स को, ओरफिश को और एंगलर फिश को, क्योंकि ये समुद्र के डीप में रहती है और जब इससे खतरा महसूस होती है तब ये समुद्र के डीप से निकलकर समुद्र के तट पे आ जाती है। और शायद इसलिए आ जाती है ताकि इसे खतरे से बचे और ये खतरे से अपने आप को सेव कर सके। और इसलिए शायद इन्हें उन चीज़ों से डर लगता है जो समुद्र के डीप में रहती है। और शायद ये भी कहा जाता है इसके पीछे भी एक लॉजिकल रीज़न है, साइंटिफिकली रीज़न है, क्योंकि ओरफिश और एंगलर फिश को एक भयानक क्रिएचर्स जो लेवियथन से जोड़ता है। लेवियथन एक मात्र वो छोटा जीव नहीं है, एक समुद्री जीव है जो काफ़ी भयानक मॉन्स्टर है। इट मीन्स मॉन्स्टर जो बड़े विशाल, काफ़ी लंबाई इसकी बड़ी, काफ़ी मॉन्स्टर की तरह दिखता है, जो पृथ्वी पे और शायद समुद्र में तहलका मचा सकता है। सवाल यही खत्म नहीं होता है, इसके आगे भी है, क्योंकि इस ओरफिश को 9 फरवरी को देखा गया था और तब से लेकर के कहीं ना कहीं किसी न किसी कंट्री में भूकंप, सुनामी जैसे लहरें महसूस किया जा रहा है और लोगों को ये डर सताए रहा है कि शायद कुछ बड़ा हादसा ना। और 2025 में ही, फरवरी में ही, फिर इस ओरफिश को, जो एक जगह है लैंजारोडे कैनरी द्वीप, जो प्लाया क्वेमाडा समुद्री तट पर, इस ओरफिश को मृत देखा गया, मतलब मारा हुआ इस ओरफिश को देखा गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हुआ। लैंजारोडे जगह स्पेन में है, जो स्पेन में इस ओरफिश को मारा हुआ देखा गया। फिर आता है 2017 फिलीपींस में। अगस्त 2017 में लुजोन द्वीप के पास 2 ओरफिश को समुद्री तट पे देखा गया और इसके एक दिन बाद ही 6.6 मैग्नीट्यूड के रफ्तार से अर्थक्वेक आता है। 6.6 के मैग्नीट्यूड से अर्थक्वेक आना, इट्स नॉट इजी। ये एक भारी तबाही भी हो सकता है, क्योंकि 6.6 आप फील कर सकते हो कि कितना भयानक ये हो सकता है हादसा पृथ्वी पे। ये तो कहानी थी फिलीपींस में ही 2017 में, लेकिन सेम जगह 2025 में एक ओरफिश को मारा हुआ देखा जाता है। लैंजारोडे कैनरी द्वीप, फरवरी 2025 में प्लाया क्वेमाडा समुद्री तट पर इस ओरफिश को मारा हुआ देखा जाता है। क्योंकि सवाल तो ये उठता है कि जब 2011, 17 और 2025 में जब इस ओरफिश को देखा जाता है तब एक भारी अर्थक्वेक, सुनामी जैसे तबाही पृथ्वी पे होता है। अब आइए समझते हैं कि इस ओरफिश को आखिर डीप से निकलकर समुद्र के तट पे आना, क्या इसके पीछे लॉजिकल और क्या साइंटिफिक कारण है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इस ओरफिश को देखने का मतलब कुछ लोक कथाओं में, जापानी लोक कथाओं में ऐसा कहा जाता है और इसके पीछे कुछ साइंटिफिकली रीज़न है कि जब इस ओरफिश को देखा जाता है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, इस ओरफिश के पीछे कुछ लोक कथाएं, मतलब कि जापानी लोक कथाओं में ऐसा कहा जाता है और इसके पीछे कुछ साइंटिफिकली रीज़न भी है। जापानी मान्यताओं में, मतलब लोक कथाओं में ऐसा माना जाता है कि इस ओरफिश को, जापानी मान्यताओं और लोक कथाओं में ऐसा इस ओरफिश को जोड़ा जाता है, कहा जाता है वुर्गु नो तुस्काई, समुद्री देवता के महल का दूत, ऐसे माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये ओरफिश एक समुद्री देवता, जो जापानी लोक कथाओं में ऐसा माना जाता है, इसे जोड़ा जाता है। 17वीं शताब्दी से ही इसे माना जाता है और इसे जोड़ा जाता है कथाओं से और कहानियों से कि जब भूकंप या बड़े सुनामी पृथ्वी पे आने वाला होता है तब ये ओरफिश समुद्र के डीप से निकल करके समुद्र के तट। 17वीं शताब्दी से ही इस लोक कथाएं और मान्यताओं में भी माना जाता है, कहा जाता है, उसी समय से ये फॉलो किया जा रहा है। और जापानों में ये कहा जाता है कि जब भूकंप या सुनामी पृथ्वी पे आने वाला होता है तब ये ओरफिश समुद्र के डीप से निकलकर समुद्र के तट पे आ जाती है। और जब जापान में 2011 में सुनामी और अर्थक्वेक आया, जिसके वजह से इस ओरफिश को देखा गया था समुद्री तट पे और मरा हुआ भी, उसके बाद इस लोक कथाओं को लोग रियलिटी में मानने लगे और शायद इसलिए कहते हैं कि इस ओरफिश को देखने का मतलब एक भयानक सुनामी, अर्थक्वेक जैसे खतरनाक
चीज़ें इस पृथ्वी पे हो सकती हैं। मतलब कि कोई ऐसा सुनामी, डोम्सडे फिश इस ऑरफिश को कहा जाता है। शायद इसलिए लोग डोम्सडे फिश मतलब कि खतरे का घंटी इस ऑरफिश को मानते हैं। जैसे कि अन्य संस्कृतियाँ, फिलीपींस में भी इस ऑरफिश को एक अशुभ माना जाता है। देखा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि जब जब इस ऑरफिश को देखा जाता है तब ये लोग एक अशुभ संकेत मानते हैं और ये कहते हैं कि शायद कुछ भयानक होने वाला है पृथ्वी पे। अब ये तो हो गई संस्कृति और कुछ लोक कथाओं में भी। अब आ जाते हैं साइंटिफिकली इसका रीजन क्या है। वैज्ञानिक ने इस ऑरफिश को देखने का मतलब ऐसा कहा जाता है कि आपदा से इसे जोड़ा जाता है। मतलब ऐसे आपदा जैसे कि अर्थक्वेक, सुनामी जैसे कथाओं से वैज्ञानिक जोड़ती है। पर यह भी कहा जाता है इसके डिफरेंट रीजन्स हो सकते हैं। आइए समझते हैं इसका अलग अलग रीजन आखिर क्या है। पहला रीजन, कुछ ऐसी बीमारियां और कुछ ऐसे चोटें जब ऑरफिश को होता है या कुछ बीमारी जैसे महसूस होता है या चोट, घायल जैसे चीज़ें ऑरफिश के साथ होती है, तब ये समुद्री डीप सी क्रिएचर्स समुद्र के डीप को छोड़कर अपने आप के सेफ्टी के लिए बाहर आते हैं और समुद्र के डीप से निकलकर शायद इसीलिए समुद्र के तट पर इसे पाया जाता है। दूसरा रीजन, कभी कभी ऐसा ये भी कहा जाता है कि जब समुद्र में काफ़ी वेव मतलब लहरें आती है तो उस ऑरफिश को काफ़ी समुद्र के डीप से धकेल करके इसे समुद्र के तट पे लाया जा सकता है। मतलब कि समुद्र के वेव की वजह से शायद ये ऑरफिश तट पे भी आ सकती है। जैसे कि 2018 में ऐसे ही कुछ रिसर्च के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि समुद्र की गहराइयों में मतलब सतहों में अंदर जब पानी काफ़ी गर्म होती है या काफ़ी ठंड हो जाती है तो जिसके वजह से शायद इसे एक और रीज़न मिलता है बाहर आने का। और ये भी कहा जाता है एल नीनो वर्षों के संबंध के बीच में शायद इसे एक और कारण माना जाता है। और एक और भी रीज़न कहा जाता है कि समुद्र में प्रदूषण या ऑक्सीजन का कमी होना है जिसके वजह से शायद इस ऑरफिश को समुद्र के तट पे ला सकती है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना यह है कि भूकंप से पहले समुद्र की गहराइयों में कार्बन मोनोऑक्साइड या इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसे चार्ज उत्पन्न हो सकता है या निकल सकता है जिसके वजह से ऑरफिश को कुछ खतरे महसूस होता है। शायद इसी के वजह से ये ऑरफिश समुद्र के तट पे आ सकती है और शायद कुछ ऐसा ही देखा जाता है। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड और इलेक्ट्रोस्टैटिक शायद इस ऑरफिश को नुकसान पहुंचा सकता है जिसके वजह से शायद ये अपने आप को सेफ करने के लिए, अपने आप को बचाव के लिए समुद्र की गहराइयों को छोड़कर समुद्र के तट पे आ जाती है। और आप डीपली ऑरफिश और एंगलर फिश के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे दूसरे वीडियो में देख सकते हैं। ऑरफिश और एंगलर फिश के बारे में मैंने बनाया है पूरे डिटेल्स में। और इसके अलावा भी मैंने लेवियथन के बारे में भी बताया है। ऑरफिश और एंगलर फिश से क्या इसका कनेक्शन है, क्या कुछ होने वाला है। अगर आप इस ऑरफिश के बारे में डीपली जानना है तो आप मेरे दूसरे वीडियो को देख सकते हैं। ऑरफिश के बारे में मैंने बनाया है और लेवियथन के बारे में भी मैंने बनाया है। आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं जाकर के।